जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के बेस्ट तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जिस पर संकट मंडरा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे भारत में जो है एशियाई हाथी हैं, इनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो संकटग्रस्त जो है एशियाई हाथी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 क्या कहता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है के एल एम एन ओ, इस तरह से यहाँ पर ऑर्बिट शुरू होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पहला कक्ष है, जो दूसरा कक्ष है, जो तीसरा है, जो चौथा है, जो पांचवा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 2n का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से याद रखना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई n का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इजीली आपको इस फॉर्मूले से निकाल देना है। जैसे कह रहा है तीसरा कक्ष, तो यहाँ पर n बराबर क्या है, कक्ष की संख्या। तो तीसरा कक्ष पूछा है, अगर आपसे दूसरा पूछता तो n बराबर 2 रखते। अगर यहाँ पर आपसे अगर चौथा कक्ष बोलता तो n बराबर 4 रखते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ आपसे पूछ रहा है तीसरे कक्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो आसानी से हम यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पर 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 का दोस्तों स्क्वायर खोलेंगे कितना होगा 9। 9 के आगे क्या था 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि चौथे कक्ष में क्या होगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है 4 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको आसानी से यहाँ पर करना है कि 2 गुणा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो जाएगी 32। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। ऐसे ही आपसे 2 कक्ष पूछे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का इंटू 2 में तो 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इजीली आराम से कर देंगे। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर 943 यहाँ पर था सही उत्तर। तो ऑप्शन ए आपका ध्यान रखना है, बहुत परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन, आराम से आप याद रखना। अगला, डैश की स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा मतलब स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है ना, कहाँ पर, हैदराबाद में, तेलंगाना के। तो संत रामानुजाचार्य आपका विल बी राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी चतुर्थ पीढ़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ओपन मार्केट इकोनॉमी डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी बिल्कुल पूंजीवाद आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह था। तो आपको अच्छे से पता है कि लोथल आपका एक बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो डैश के एक लगभग हिस्से से होता है। तो तृप्ति की जो अनुभूति होती है ना फ्रेंड्स, वो अग्र मस्तक से होती है, भूख से जुड़े केंद्र के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका 4 ब्रेन अग्र मस्तक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संधि है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों सुंदा जल संधि, ऑप्शन आपका बी सुंदा जल संधि आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। दोस्तों जल संधि का काम होता है 2 महासागरों, झीलों, कोई पानी हो उसको जोड़ना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता। तो ऑप्शन ए कलकत्ता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के संबंध में सही बात कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय के संबंध में जो सही बात है वो आप ध्यान से देखेंगे।
मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब आपके दोनों कथन 100% सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका बी दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि डैश दिनांक को मनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है ना, वो हर वर्ष 4 जुलाई को मनाई जाती है, और इनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का 1863 में जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, और उनकी जो पुण्यतिथि है 4 जुलाई को है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? सीधा सा ध्यान रखना है। और ये किसके लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को इसमें अंतर स्पष्ट करना। तो ऑप्शन आपका पहला नहीं, चौथा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। निम्न में से कौन सी एक स्थायी पाबंद नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी स्थायी पाबंद नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, लू क्या है? स्थायी पाबंद नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मौसम पर आधारित है लू, जो कि भारत में चलती है पश्चिम साइड से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भारत है पश्चिमी साइड चलती है। अगर बात करें कौन से महीने में, तो मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, जो कि आप देख रहे होंगे कि उस समय आंधी तूफान बहुत आते हैं। तो लू एक भारत में चलने वाली शुष्क पवन है, ध्यान रखना, शुष्क हवा है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, तो ऑप्शन आपका दूसरा दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अदिति मंगल दास डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो अदिति मंगल दास जो हैं कथक से संबंधित हैं, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तानुकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, 100% राइट, तो ये दोनों हो गए। परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, 100% राइट आंसर है। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान देना, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। परमाणु नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ये सिद्ध नहीं करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो आपको क्लियर हो गया है। लेकिन कौन कौन से 3 फॉलो करते हैं वो आपको पता चल गया है। गांधी जी 1915 में डैश वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। देखो दोस्तों, आप पता करेंगे, ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा होगा कितने वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, लेकिन आप ध्यान रखिए 1869 में गांधी जी जन्म लेते हैं भारत में, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ पर अगर अंतर निकाल लेंगे तो 40 साल का निकलेगा, इजीलिए था। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप आराम से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करने हेतु यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मई 1924। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ, निम्नलिखित में से किस अनुसूची से जुड़ा है? तो पहला जब संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तो 9वीं अनुसूची उस समय जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच उपस्थित है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, सिंपल सा। अगला, वृहत हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई जो है, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, वो पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो 2500 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कव्वाली का भारत में आगमन डैश से हुआ? तो फारस से हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो चिकन पॉक्स एक क्या है? वायरस है, विषाणु रोग है, तो चिकन पॉक्स। ये आपको अच्छे ध्यान रखना है। मलेरिया जो है परजीवी कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखें। अगला, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? तो यहाँ पर 4.4% जो है CO2 का होता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था नहीं है? तो एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था नहीं है, वो ICICI नहीं है, जो कि एक कैसा है? निजी प्राइवेट बैंक है। तो आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय आवास जो है भारत का स्वामित्व है इसमें। भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सिस बैंक जो है इसमें ही भारत का स्वामित्व है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड, वो भी इसमें भारत का हिस्सा है। भारत सरकार का कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौथा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जो कि अनुच्छेद 350 का से संबंधित है। एकल परमाणु वे किसकी है? मतलब एक परमाणु किसकी है? तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? N2 लिखते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं, ये भी 2 परमाणु हो जाएगा। ऑक्सीजन में C2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम को केवल अपन ऐसे लिखते हैं, इसलिए एकल परमाणुता हो जाएगी। ये लॉजिकल भी क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते थे और कर भी लेंगे, मुझे पता है कई हमारे प्रिय स्टूडेंट को आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको सब पता चलता रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो आप अच्छे जानते हैं, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। विराट कोहली को रन मशीन के रूप में जाना जाता है, लेकिन सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मासंभव की जयंती पर मनाया जाता है? तो आप अच्छे जानते हैं, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में हेमिस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। अगला, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर में है, ध्यान रखना है। जो मध्य भारत में, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड का पार्ट ही है पूरा दक्षिण भारत। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, EPROM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन हमारे पुराने जो बंधु हैं, लवली स्टूडेंट्स हैं, उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो देखी। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।